हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमेन एकेडमी। आज हम वही अपना पर्सनालिटी का चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं जिसमें हमें थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी पढ़नी है। ठीक है, तो थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी के अंदर हम जो है हमारी 4 थ्योरीज आती हैं। बेसिकली हम 2 पढ़ेंगे। ठीक है, साइकोएनालिटिकल थ्योरी, सोशो साइकोलॉजिकल थ्योरी, ट्रेड थ्योरी और हमारी सेल्फ थ्योरी। लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो साइकोएनालिटिकल थ्योरी है और हमारी ट्रेड थ्योरी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक डेफिनेशन देखते हैं जो कि आलपोर्ट ने दी थी। आलपोर्ट ने जो है पर्सनालिटी को क्या बोला कि जो हमारे ट्रेड्स होते हैं, किसी भी पर्सन के कोई जो ट्रेड्स हैं उसके जो उसके शील गुण हैं, उनके बीच की जो अंतरक्रिया होगी, इंटरेक्शन होगी, उन वो क्या है, वो डिटरमाइन करेंगी किसी उस पर्सन के रोल को, स्टेटस को सोसाइटी के अंदर। वो हमारी क्या कहला रही है, पर्सनालिटी कहला रही है। ठीक है, ये उन्होंने डेफिनेशन दी और उन्होंने बोला जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी माइट बी देयर फॉर इन सोशल इफेक्टिवनेस। ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन किसने दी है, ये हमारी आलपोर्ट के द्वारा दी गई है। अब थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी में हम सबसे पहले जो थ्योरी पढ़ेंगे वो हमारी ट्रेड थ्योरी है, जो कि किसने दी, आलपोर्ट ने और कैटल ने साथ में मिलकर दी। लेकिन आलपोर्ट ने इसमें जो है 2 ट्रेड्स की बात की हुई है और जो हमारे कैटल हैं उन्होंने अलग से 16 पीएफ दिए हुए हैं, 16 पर्सनालिटी फैक्टर। ठीक है, 16 व्यक्तिगत व्यक्तिगत प्रकार दिए हैं किन्होंने, कैटल ने। लेकिन जो ट्रेड्स की बात करें तो वो हमारे आलपोर्ट ने दिए हैं। 2 ट्रेड्स दिए हैं हमारे, कार्डिनल ट्रेड और हमारा सेंट्रल ट्रेड। ठीक है, ट्रेड थ्योरी को हम हिंदी में बोलते हैं शील गुण का सिद्धांत। अब कार्डिनल ट्रेड्स को क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत शील गुण, और सेंट्रल ट्रेड को बोलेंगे केंद्रीय शील गुण। अब देखो कार्डिनल ट्रेड हमारे क्या है, हमारे जो है व्यक्तिगत शील गुण है। किसी भी व्यवहार के वह मतलब मुख्य गुण होते हैं जिससे दुनिया मुझे जानती है या पहचानती है। अब मैं हूँ, मेरे जो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं जो व्यूवर्स हैं मेरे, उनके लिए मैं क्या हूँ, एक यूट्यूबर हूँ। ठीक है, और मेरे पेरेंट्स के लिए मैं उनकी डॉटर हूँ, बेटी हूँ। मेरे भाई के लिए मैं उनकी सिस्टर हूँ। मेरे फ्रेंड सर्कल के लिए मैं उनकी फ्रेंड हूँ। और जो अदर रिश्ते होते हैं उनके लिए जो हूँ मैं, वो उनका वो जो मेरे को जिस गुण से जान रहे हैं वो क्या कहला रहा है, वो कार्डिनल ट्रेड कहला रहा है मेरा। ठीक है, अब सेकंड आता है सेंट्रल ट्रेड, केंद्रीय शील गुण, व्यवहार के वह गुण जो कभी कभी सामने आते हैं, जो कि हिडन क्वालिटीज़ हो गई। अब देखो, जैसे मैं कभी भी मतलब कुकिंग नहीं करती हूँ। ठीक है, लेकिन कभी कभी मैं कुकिंग करती हूँ तो मेरी मतलब अच्छी कुकिंग होती है, तो वो मेरा क्या है, वो मेरी हिडन क्वालिटी है, वो मेरा सेंट्रल ट्रेड हो गया। ऐसे ही मैं और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई भी आप कोई कार्य नहीं करते कभी भी, लेकिन आप मतलब करते ही नहीं, वो कर नहीं रहे हो आप वो वर्क, लेकिन कभी 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 करते हो, और फिर जब मतलब करते हो तो और वो बेस्ट होता है। ठीक है, आपका भी बेस्ट होता है, तो वो क्या कहलाएगा, आपकी हिडन क्वालिटीज़ कहलाएगी। वो आप लोगों का क्या कहलाएगा, सेंट्रल ट्रेड कहलाएगा। ठीक है, जैसे मेरे को स्पोर्ट्स मतलब गेम्स जो हैं मेरे को पसंद है, लेकिन मैं कभी कभी कोई भी गेम खेल लेती हूँ तो मेरा वो अच्छा हो जाता है, तो वो मेरी क्या कहलाएगी, वो मेरी हिडन क्वालिटी कहलाएगी, मेरे सेंट्रल ट्रेड कहलाएंगी। ठीक है, ये थी शील गुण का सिद्धांत। लेकिन शुरुआत में तो इन्होंने आलपोर्ट ने 2 ट्रेड्स दिए, लेकिन आज के टाइम पे जो है ये 3 ट्रेड्स हो चुके हैं। तीसरा ट्रेड का नाम है सेकेंडरी ट्रेड, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक शील गुण। अब ये वो ओवरऑल गुण है किसी भी व्यक्ति के जो हम देखते हैं उसके अंदर। जैसे कि अब कोई भी पर्सन है मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा, तो मैं सबसे पहले उसका ड्रेसिंग सेंस देखूंगी, उसके फेस देखूंगी, उसके बाल देखूंगी, उसने कैसे वो ड्रेस हो रखे है, उसके बाल अच्छे से उसने टाई कर रखे हैं, मतलब बाल बांध रखे नहीं कर रखे। ठीक है,
अब फिर मैं उसको देखूँगी उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, क्या वो गंदे से कपड़े पहन के खड़ा हुआ है या फिर अच्छे कपड़े पहन के खड़ा हुआ है। फिर मैं उसको शूज़ वगैरह देखूँगी, इसने क्या डाल रखा है, मतलब उसका ओवरऑल जो लुक है उसको देखना और फिर उसको जज करना, वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी ट्रेड कहलाएगा। अब मैं जो देख रही हूँ उस पर्सन के अंदर, वो उसके क्या है, वो उसके सेकेंडरी ट्रेड्स कहलाएंगे। ठीक है, किसी का ओवरऑल गुण देखना, कैसे कपड़े, चप्पल, बाल, फेस बना रखा है, बाल कैसे उसने कॉम्ब कर रखी है, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, सेकेंडरी ट्रेड्स के अंदर आएंगी। कुछ कर रहा है। फिर हमारा आता है साइको एनालिटिकल थ्योरी, जो कि हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। ये हमारे वियना से थे। इन्होंने 3 एस्पेक्ट्स के बारे में बात की गई है, टोपोग्राफिक, डायनामिक और हमारा साइको एनालिटिक। ठीक है, साइको एनालिटिक। हम जो शुरू करने वाले हैं वो टोपोग्राफिक वाला करेंगे पहले, जो कि हमारी मन की संरचना है। और डायनामिक के अंदर क्या है, हमारे व्यक्तिगत के टाइप्स के बारे में इन्होंने बताया है। और जो साइको एनालिटिकल डेवलपमेंट है, उन्होंने अपनी जो है स्टेजेस के बारे में, मतलब स्टेजेस दिए उन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है टोपोग्राफिक आएगा, मन की संरचना। इसमें उन्होंने जो है, ये जो सिगमंड फ्रॉइड है, इन्होंने 3 प्रकार के मन बताए हैं, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और थर्ड है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। इनको हिंदी में बोलेंगे चेतन मन। हाँ, कॉन्शियस माइंड को हम चेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड को हम अचेतन मन बोलेंगे, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको हिंदी में हम अर्धचेतन बोलते हैं। ठीक है, अब कॉन्शियस माइंड जो है ये हमारे दिमाग का 1/10वां हिस्सा है। जो हम डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमारी कॉन्शियस माइंड के थ्रू होती है। ठीक है, ये हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जिससे हम अपनी सभी प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, या फिर इससे हम अपने सभी डेली के कार्य करते हैं। जैसे कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें हम जो हमारी सोच और या फिर हम कोई सूझबूझ के साथ वो काम कर रहे हैं, तो वो किसके थ्रू हो रही है, हमारी कॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रही है। और ये हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा है, 1/10वां हिस्सा है। ये हमारा कौन सा माइंड कहलाता है, ये हमारा एक्टिव माइंड कहलाता है। ठीक है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड हो गया। अब नेक्स्ट आता है जो सेकंड है हमारा सबकॉन्शियस। देखो, अब जो ये सबकॉन्शियस है, अर्धचेतन दिमाग है जो हमारा, वो एक ब्रिज की तरह काम करता है। किसके बीच में, कॉन्शियस के और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में, चेतन मन के और अचेतन मन के बीच, दिमाग मतलब के बीच में जो अर्धचेतन है वो एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। हमारे दिन की सारी काम, बातें, एक्शन, एक्सपीरियंस सभी जो है अनकॉन्शियस माइंड में सेव होती हैं। देखो, हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए वो स्टोर हो रही हैं, कहाँ पर, सबकॉन्शियस में। फिर वो सबकॉन्शियस से कहाँ चली जाती हैं, अनकॉन्शियस माइंड में। परमानेंटली स्टोर हो रही हैं वो कहाँ पर, अनकॉन्शियस माइंड में। और टेम्पररी कहाँ पर है, वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। जैसे अब मैंने जो भी दिन में किया, मैं उसको जो है शाम को मैं उसको सोच रही हूँ, तो वो मेरा कहाँ से आ रहा है, सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है, क्योंकि वो परमानेंटली वहाँ पर था अभी तक तो। लेकिन कुछ टाइम बाद वो कहाँ चला जाएगा, टेम्पररी था ना वहाँ पे, तो परमानेंटली फिर वो कुछ टाइम बाद वो कहाँ चला जाएगा, हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद मैं उसको उन्हीं चीज़ों को जो है मैंने कि कोई भी स्पेसिफिक चीज़ की मैं उसको सोचने की कोशिश करूँगी, तो वो मेरा कहाँ से आएगा, अनकॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में, और फिर मेरे को वो जो है मेरे कॉन्शियस माइंड में आके मेरे को एकदम से याद आएगा। ठीक है, तो ये काम होता है भाई सबकॉन्शियस माइंड का। अब ये क्या करता है, यह दिमाग का अब देखो, और ये हमारे दिमाग का सबसे छोटा हिस्सा होता है। 1/10वां हिस्सा हमारा जो है कॉन्शियस माइंड हो गया, और हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है 9/10वां हिस्सा हो गया, और जो हमारे सबकॉन्शियस होता है ये बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, निगलेक्शन के बराबर ही होता है, बट लेकिन इसका काम बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा होता है इसका,
बहुत ज़रूरी है ये हमारे दिमाग के लिए। फिर हमारा आता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, इसमें हमारे बचपन से लेकर अब तक की सभी यादें सेव होती हैं। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे आज तक के जितने भी हमने जो भी एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंस या फिर जो भी हमारी द्वारा कुछ काम किया गया होगा बचपन से लेके अभी तक का, वो सारे वहाँ कहाँ स्टोर हुए हुए हैं, अनकॉन्शियस माइंड में। लेकिन कुछ टाइम के मतलब जैसे जैसे समय बीतता है ना, तो वो क्या है, वो पुराने होते हैं, लेकिन है वो वहीं पे। जब हम किसी चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस डालकर, उस पर जोर डालकर हम उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें याद भी आ जाती है। अब आप लोगों ने कभी वो देखा है जब वो इल्यूजन, वो उसको वैसे पेंडुलम लेके वो करते हैं हिप्नोथिसिस। अब किसी को हम जब हिप्नोटाइज करते हैं तो वो बचपन की भी ऐसी पुरानी पुरानी बातें बता देते हैं, क्योंकि वो कहाँ स्टोर होती हैं, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर होती हैं। ठीक है, इससे हमारे ये हो गया है, ये हमारे दिमाग का 9/10वां भाग होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा हमारा इनकी जो 3 एस्पेक्ट थे ना, एक एस्पेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं हम, डायनेमिक स्ट्रक्चर, व्यक्तिगत के प्रकार, इड, ईगो और हमारा सुपर ईगो। जो इड है ये देखो हमारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, व्यक्तिगत के प्रकार हैं ये। अब इड तो होता है कभी आपने वो देखा है कि भाई एक पर्सन है वो बहुत ज़्यादा दुविधा में है, ऐसे कार्टून्स वगैरह या मूवीज़ में भी दिखा देते हैं कि उस ही व्यक्ति का एक तो एंजल टाइप है और एक डेवल टाइप उसके सर के साइड में खड़े हुए हैं, और वो एक तो उसको कहता है नहीं 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 तू अच्छे काम कर, वो उसको जो है संतों वाली वानियाँ सुनाता है, और जो सेकंड है वो डेवल वाला, नहीं तेरे को बस ये चीज़ चाहिए, ये लेना है, ये है। तो वो डेविल वाला माइंड हमारा कौन सा है, वो हमारा इड है। और जो हमारा वो संत की तरह, देवताओं की तरह बातें करता है, वो हमारा सुपर ईगो है। और जो हम अपना डिसाइड करते हैं दोनों का बैलेंस बनाकर कि ठीक है ये भी ना इसको भी हर्ट ना हो, इसको भी हर्ट ना हो, और मैं ऐसा काम करता हूँ बीच का, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा ईगो कहलाता है। ठीक है, अब देखो इड क्या है, अपनी इनको हिंदी में भी यही बोलते हैं। ठीक है, इद, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, अब इड क्या है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, किसी के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ सुख चाहिए। ये किसका काम है भाई, हमारा इड का है। और इसी के अंदर हमारा एक लिबिडो शब्द आता है जो कि यौन ऊर्जा होती है, जो डेविल माइंड के पास होती है। ठीक है, अब ईगो, पहले सुपर ईगो के बारे में पढ़ेंगे। इड हमने पढ़ लिया कि भाई जिसको सिर्फ सेटिस्फेक्शन की से मतलब होता है, उसको ये नहीं पता, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी चीज़ों से कोई और हर्ट हो सकता है या नहीं, उसको सिर्फ अपने से मतलब है कि भाई उसको वही चीज़ चाहिए, तो उसका मतलब वो चाहिए, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, किसी को मारना पड़े या कुछ भी करना पड़े, वो करेगा उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, फिर हमारे आते हैं सुपर ईगो, पढ़ेंगे हम। सुपर ईगो क्या है, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़, मॉरल वाले, जो संत टाइप के जो पर्सन होते हैं, इंसान में भगवान का रूप, वो कैसा पर्सन होगा, उसकी पर्सनैलिटी सुपर ईगो वाली टाइप की होगी। देवता व्यक्ति, दान पुण्य करने वाला, बहुत ही शांत व्यक्ति। ठीक है, वो कैसे हैं, वो सुपर ईगो वाले हैं। अब इन दोनों के बीच को बैलेंस बनाने के लिए हमारा ईगो, जो कि हम मेनली सभी के अंदर होता है। ठीक है, एडजस्टमेंट करने वाला कंडीशंस में इड सुपर ईगो का बैलेंस या पुल का काम करता है। अब देखो इसमें इड और सुपर ईगो के बीच में पुल का काम कौन कर रहा है, ईगो कर रहा है। ठीक है, अब प्राकृतिक वाला मतलब नेचुरलिस्टिक है, वास्तविक रियलिज्म में रहने वाला है हमारा ईगो। इन्होंने ही जो हमारे सिगमंड फ्रॉयड हैं, जब हमने मूल प्रवृत्तियाँ पढ़ी थी, उन्होंने अपनी दो मूल प्रवृत्तियाँ दी थी, जीवित और डेथ इंस्टिंक्ट दिया था और लाइफ इंस्टिंक्ट दिया था, पढ़ा था ना हमने पीछे वाले प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो ये डायनामिक पर्सनैलिटी यहाँ पे कंप्लीट होती है इनकी। क्या है, इड है, ईगो है, सुपर ईगो है। इड तो है डेविल माइंड,
मतलब याद करने का तरीका बता रही हूँ कि जो इड है वो तो डेविल माइंड है, और सुपर ईगो है वो हमारा संत टाइप है, और जो ईगो है वो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर एक हेल्दी लाइफ चला आ रहा है, वो हमारा ईगो है। ठीक है, फिर आती है साइको एनालिटिक डेवलपमेंट, जो कि हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। इन्होंने क्या है इसमें कुछ स्टेजेस के बारे में बताया है, अब हम वो स्टेजेस पढ़ेंगे। तो देखो, इसको याद करने का है, ओरल, एनाल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल। सबसे पहले आती है हमारी ओरल स्टेज, जो कि 0 से 1.5 वर्ष तक होती है। इसमें क्या होता है, बच्चे की क्रियाओं का सेंटर जो होता है मुख होता है। अब इन्होंने क्या है, कुछ न कुछ बच्चों को जो है ये बताया कि भाई इस स्टेज के अंदर इस बच्चे का जो ध्यान होगा या फिर जो मतलब मेन एक्टिविटी वगैरह वो जो है वो करेगा, वो क्या होगी। तो ओरल स्टेज के अंदर बच्चा, देखो 0 से 1.5 साल तक का बच्चा क्या है, अपनी मदर का दूध पीता है, मतलब वो सकिंग कर रहा है। अब सकिंग कर रहा है तो इन्होंने जो हमारे सिगमंड फ्रॉइड हैं, इन्होंने ये बोला कि भाई बच्चा ना वहीं से सुख प्राप्त कर रहा है अपना। ठीक है, उसके लिए वो जो है मुख, अब उसके लिए क्या हो गया, सुख प्राप्त करने का एक जरिया हो गया है। तो बच्चे की क्रियाओं का जो सेंटर होता है ना, वो मुख्य होता है। मतलब जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है, अब वो कुछ कर एक्टिविटी तो क्या कर रहा है, वो सिर्फ खाली वो सारा दिन क्या है, खाता पीता है और सोता है। खाना भी उसका क्या है कि वो मिल्क फीड कर रहा है, वही है। ठीक है, फिर आता है एनाल स्टेज, जो कि 1.5 से 3 वर्ष तक होती है। क्या है, जो बच्चा वॉशरूम करते समय इंजॉय करेगा वह भविष्य में खर्चीला और मस्त मिजाज वाला बनेगा, और जो वॉशरूम को रोक के रखेगा जाने के लिए यह सभ्यता वाला बनेगा। इन्होंने पता नहीं अजीब सी थ्योरी दे रखी है। ठीक है, फिर हमारी आती है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अपने सभी अंगों को छू कर खेलने लगता है। ये 3 से 6 उम्र का बच्चा करता है। इन्होंने 2 इसमें बताया है, एक तो ऑडिपस होता है और इलेक्ट्रा होता है। अब ऑडिपस में क्या होता है, जो लड़का होता है वो अपनी माता की तरफ अट्रैक्ट होता है, और इलेक्ट्रा के अंदर क्या होता है, लड़की अपने पिता से अट्रैक्ट होती है। ठीक है, ये हमारी फैलिक स्टेज के अंदर है, और इसी एज के अंदर ये 2 हमारे बिहेवियर या फिर एटीट्यूड के अंदर चेंजेस देखते हैं हम, ऑडिपस और इलेक्ट्रा। लड़कों के अंदर ऑडिपस होता है, वो अपनी माता से अट्रैक्ट होते हैं, और इलेक्ट्रा के अंदर लड़कियों के अंदर इलेक्ट्रा होता है, वो अपने पिता से अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, फिर हमारी आती है लेटेंसी स्टेज, 6 से 12 वर्ष। इसको में क्या है, इसमें बच्चे का जो लैंगिक की तरफ कोई ध्यान नहीं होता, वो मतलब आर्ट में कलाकारियों में इन चीज़ों में ज़्यादा बढ़ जाता, मतलब इंटरेस्ट हो जाता है उसका। बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, और लैंगिक की तरफ, सेक्स की तरफ उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मतलब इन्होंने यही बोला है कि भाई जैसे वो हमारी फर्स्ट स्टेज थी ओरल स्टेज, उसमें उन्होंने बोला कि भाई बच्चे का जो सुख का जो मेन वो सेंटर है वो मुख हो गया, क्योंकि वो वहाँ से जो है अपनी जो है सुख प्राप्त कर रहा है। फिर सेकंड में उन्होंने बोला कि वो वॉशरूम एंजॉय करते हुए अपना सुख प्राप्त कर रहा है। ठीक है, इस थर्ड में उन्होंने बोला कि भाई जैसे वो अपने अंगों को छू रहा है, वहाँ से वो मतलब उसको सुख अच्छा महसूस हो रहा है, और उसी के अंदर इन्होंने ये ऑडिपस और इलेक्ट्रा बताया। फिर लेटेंसी स्टेज आती है, वो ये बोलता है कि बच्चा स्कूल जाने लगता है, उसका उस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देता, मतलब लैंगिक की तरफ उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो और एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व हो जाएगा, जैसे वो आर्ट कला वगैरह या जो भी उसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा वो उसमें जो है इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। फिर जेनिटल स्टेज जैसे आती है 12 से आगे की, जो हमारी अब एडोलेसेंस आ जाएगी, उसमें बच्चा जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। बच्चे के अंदर जो है सेक्सुअल डेवलपमेंट आ जाता है। इसमें यहाँ पर जो है एडोलेसेंस के अंदर नार्सिसिज्म आता है, जो कि सेल्फ लव होता है। मतलब नार्सिसिस्ट होता है जो जिसको मतलब अपना आप ही पसंद हो, वो नार्सिसिस्ट होता है। जैसे वो वाला गाना नहीं है, मैं इतनी सुंदर हूँ तो मैं क्या करूँ
तो वो क्या है, उसको भाई उसको नार्सिसिज्म हुआ है, उसको बोलो डॉक्टर के पास जाए। ठीक है, तो नार्सिसिज्म सेल्फ लव शेषावस्था के अंदर आता है। ये हमारे यहाँ पर थ्योरीज कंप्लीट होती हैं। जेनिटल स्टेज के अंदर क्या है, 12 से आगे है, बच्चा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, बच्चे में सेक्सुअल डेवलपमेंट पूर्ण रूप से हो जाता है। हमारी इन्होंने जो है सबसे पहले हमने क्या पढ़ा इनकी थ्योरी के अंदर, एक मिनट, हाँ, टोपोग्राफिक पढ़ा था, मन की संरचना, जिसमें हमने 3 मन पढ़े, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और हमारा सबकॉन्शियस माइंड। फिर डायनामिक के अंदर हमने व्यक्तिगत की पर्सनैलिटी, मतलब जो पर्सनैलिटी होती है व्यक्तिगत के टाइप पढ़े, जिसमें हमने इड, ईगो, सुपर ईगो पढ़ा है। फिर हमारा थर्ड आता साइको एनालिटिक डेवलपमेंटल की जो उन्होंने स्टेज दी है, ओराल, एनाल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल। ठीक है, हाँ ये इतनी है। तो ये पढ़ी हमने और हमारा यहाँ पर जो है थ्योरीज कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम देखेंगे कि भाई जो हमारी पर्सनैलिटी है उसको हम मेज़र कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मेजरिंग पर्सनैलिटी। इसमें देखो मेथड्स ऑफ पर्सनैलिटी मेज़र। अब हमारी किसी भी पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए 3 तरीके होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव। अब जो सब्जेक्टिव है उसको बोलेंगे हम व्यक्तिनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव को बोलेंगे वस्तुनिष्ठ और प्रोजेक्टिव होता है हमारा। ठीक है, अब देखो सब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है, एक ही समय में एक ही इंसान की पर्सनैलिटी टेस्ट किया जा सकता है, वो हमारे होते हैं पर्सनैलिटी, सब्जेक्टिव पर्सनैलिटी मेजरमेंट। फिर ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, पूरे ग्रुप का एक समय पर एक ही जगह पर टेस्ट किया जा सकता है, मतलब ग्रुप के अंदर किया करे तो वो ऑब्जेक्टिव, सिंगल पर्सन का किया जाए तो वो सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, और कुछ हमारे अलग टेस्ट होते हैं वो हमारे प्रोजेक्टिव टेस्ट कहलाते हैं, जो इनके अंदर नहीं आते। ठीक है, सब्जेक्टिव। अब देखो आत्मकथा, किसी की हम आत्मकथा पढ़ रहे हैं तो वो कौन सा टेस्ट है, सब्जेक्टिव। ठीक है, फिर केस स्टडी इसके अंदर आ गया, व्यक्ति इतिहास विधि, ये किसने दी, हमारी ये टाइडमैन ने दी थी। केस स्टडी किन्होंने दी, टाइडमैन ने दी। इंटरव्यू, हम पर्सन टू पर्सन क्या है, एक इंटरव्यूअर होता है और एक इंटरव्यू होता है, वो दोनों मिलके क्या है, जो इंटरव्यूअर होता है वो उसका क्या है, इंटरव्यू ले रहा होता है। ठीक है, एक इंटरव्यू ये भी जो है 1 to 1 हो रहा है ना। आत्मकथा भी हम किसी एक टाइम पर एक ही पढ़ सकते हैं, तो वो भी जो है सब्जेक्टिव के अंदर। केस स्टडी भी हम कर रहे हैं तो किसी एक पर्सन की करते हैं पहले, फिर दूसरे की करेंगे, फिर तीसरे की करेंगे, तो ये भी 1 to 1 की हो रही है, एक समय पर एक ही की हो रही है, वो केस स्टडी होगी। ऐसे ही हमारा इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार, हम 1 to 1 ले रहे हैं। फिर हमारे क्वेश्चनियर होता है, क्वेश्चनियर भी 1 to 1 ही होता है। फिर हमारी चेकलिस्ट आती है। ठीक है, अब क्वेश्चनियर में हम 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड और हम पिक्टोरियल क्वेश्चंस पूछते हैं। अब जो हमारे क्लोज एंडेड हैं जैसे येस, नो, ट्रू, फॉल्स, इनमें वो जवाब देता है। ओपन एंडेड में वो अपनी क्रिएटिविटी से जो है, जो भी उसकी सोच वगैरह होती है उससे हम उसको जो है उसकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करते हैं, तो ओपन एंडेड में उसकी क्रिएटिवनेस का पता चलता है। ठीक है, पिक्टोरियल के अंदर भी हम उसकी क्रिएटिविटी का पता लगा सकते हैं। फिर आता है चेकलिस्ट, परिसूची, ये हमारे कौन से टेस्ट हैं, ये हमारे सब्जेक्टिव टेस्ट हैं। फिर हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहले हमारा आता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हम एक समय पर बहुत सारे व्यक्तियों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ऑब्जर्वेशन हमारा कैसा हुआ, ऑब्जेक्टिव हुआ। वैसे ही हमारा रेटिंग स्केल हो गया। ठीक है, अब रेटिंग स्केल में भी हम क्या है, एक समय पर बहुत सारों का जो है कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें एक रेंज बना देते हैं, उस रेंज में जितने बच्चे मतलब लाइक करेंगे, तो फिर वो कि इसमें ये हो गया ना, ये ऑब्जेक्टिव के अंदर एक समय में बहुत सारे बच्चों का हो रहा है साथ में ही, तो ये रेटिंग स्केल जो हमारा किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी मेजरमेंट के अंदर आएगा। ठीक है, और जो रेटिंग स्केल था वो फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। फिर थर्ड आता हमारा सोशियोमेट्री,
JL मोरूनो ने दिया। फिर फिजिकल टेस्ट है, देन 5th वन है हमारा सिचुएशनल टेस्ट। ये हमारे सारे टेस्ट कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं। अब इसी में ही हमारे फिर हमारे आते हैं प्रोजेक्टिव, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव थे, अब हमारे आएंगे प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंदर हमारा सबसे पहले आता है टेट, जिसको बोलते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जो कि मुर्रे व मॉर्गन ने 1935 में दिया। यह 11 साल से ऊपर वालों के लिए होता है, मतलब कि जो 11 साल से ऊपर के बच्चे होंगे उनके लिए कौन सा टेस्ट होता है, टेट। एक होता है हमारा कैट, ठीक है, वो जो है 11 साल से नीचे वालों के लिए होता है। तो ये थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो ये हमारा टेट है, इसकी डेफिनेशन है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, मुर्रे एवं मॉर्गन ने 1935 में दिया। 11 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए होता है। इसमें जो है कार्ड्स दिखाए जाते हैं बच्चों को, और उन कार्ड्स पे कुछ ना कुछ जो है ड्रॉ हुआ होता है। तो उनसे क्या है, उनको बोलते हैं कि भाई आपको इसमें क्या दिख रहा है, तो फिर उससे जो है उसके बच्चे की जो है इमेजिनेशन का पता लगता है, और उससे ही जो है उसकी पर्सनालिटी, जो अब जो इमेजिन कर रहा है वो वही इमेजिन करेगा जो वो है या जो वो सोचता है। तो उससे हम उसका जो है पर्सनालिटी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसमें टोटल कार्ड्स 30 होते हैं, 10 मेल्स 10 फीमेल्स के और 10 बॉथ के। शुरू में 31 कार्ड थे, बाद में ये 30 कर दिए गए थे। एक जो था वो हमारा ब्लैंक कार्ड था, ठीक है। इसमें जो 30 कार्ड्स हैं, 10 तो मेल्स के लिए हैं, 10 फीमेल्स के लिए हैं, और जो 10 है वो दोनों के लिए हैं, ठीक है। ये हमारा टेट था। अब आता हमारा कैट, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, जो कि लियोपोल्ड बाल्की ने दिया। देखो, चिल्ड्रन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बालक, और इनको देने वाले जो हैं बेल्की हैं। तो याद रह जाएगा, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट कैट किसने दिया, बेल्की ने। तो लियोपोल्ड बेल्की कब दिया, 1948 के अंदर। इन्होंने 10 कार्ड बनाए इसमें, ठीक है, 10 कार्ड थे। उन पर जानवरों की फ़ोटो, देखो बच्चों के लिए होगा तो वो उनकी तरीके का होना चाहिए। तो इस पे क्या थी, जानवरों की फ़ोटो थी। यह बच्चों के लिए था, 3 से 11 साल तक के बच्चों के लिए हमारा कौन सा टेस्ट है, कैट, और 11 साल से अबव के लिए कौन सा है, हमारा टेट, ठीक है। फिर थर्ड आता हमारा इंक ब्लॉट टेस्ट। ये किसने दिया, ये 1921 के अंदर हरमन रोसार्क ने दिया। इसमें भी टोटल 10 कार्ड्स थे, 5 वाइट एंड ब्लैक थे, 2 रेड कलर के थे, और 3 कार्ड हमारे मल्टी शेड के थे, ठीक है। किसके अंदर, इंक ब्लॉक टेस्ट के अंदर। फिर हमारा आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जो कि 1879 में गाल्टन ने दिया था। इतना ही याद रखना है इसके बारे में। फिर हमारा एक और इसके प्रोजेक्टिव के अंदर आता है फ्री एसोसिएशन टेस्ट, जो कि रोजनएफ ने दिया। फिर 6th है हमारा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, जो कि पाइन व टोडलर ने दिया। ये कुछ आपको सिर्फ मेन थे जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो ये हैं, ये टेस्ट हैं, इनके आपको नाम पता होना चाहिए कि भाई ये किसके अंदर आते हैं, प्रोजेक्टिव के अंदर आते हैं, और ये किसने दिया, इतना याद रखना, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट पाइनर एवं टोडलर ने दिया। फिर 7th प्ले टेस्ट, 8th हमारा रोजनविंग पिक्चर टेस्ट। ये हमारे सारे प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, ठीक है बच्चों। ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, मुहावरे होते हैं इसके अंदर। ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट किसने दिया, ये मैकोवर ने दिया। प्ले मेथड, PF स्टडी प्रोजेक्टिव मेथड, ये फिर आता है मुजैक परीक्षण, रचना तकनीक, स्नीडनमैन सजोदी परीक्षण, प्रेमी की कोर्स आउट टेस्ट। ये सारे हमारे कैसे हैं, सारे हमारे प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं। 2 तरीके के टेस्ट हो गए, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, और हमारे प्रोजेक्टिव। सब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर क्या है, सिर्फ एक पर्सन का एक समय पे उसका जो है परीक्षण किया जाए, या फिर उसका मेजरमेंट किया जाए पर्सनैलिटी का।
अब ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है, हम एक समय में बहुत सारे व्यक्तियों का कर सकते हैं, और जो प्रोजेक्टिव रह गए वो अलग तरीके के टेस्ट हैं, जिसमें हमारा कैट, टेड, वर्ड एसोसिएशन हो गया, इंक ब्लोट टेस्ट हो गया, और हमारे ऐसे ही जैसे प्ले टेस्ट हो गया, ड्रॉ अ पर्सन, फ्री एसोसिएशन, इंक ब्लॉक टेस्ट, ये हो गया, कैट हो गया, टेट हो गया, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो गया, फ्री एसोसिएशन, सेंटेंस कंप्लीशन, प्ले मेथड, रोज एंड विंग पिक्चर टेस्ट, ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, प्ले मेथड, पीएफ स्टडी मेथड। ठीक है, ये हमारे मोज़ैक परीक्षण, रचना तकनीक, स्निडमैन सजोदी परीक्षण, प्रेमी के कोर्स आउट टेस्ट, ये सारे हमारे कौन से टेस्ट के अंदर आते हैं, हमारे प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंदर आते हैं। अब नोट, जो हमारा कैट है, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट है, उसका जो भारतीय वर्जन है वो उमा चौधरी ने दिया। किसने दिया? उमा चौधरी ने। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब हमारा आज यहाँ पे जो है पर्सनैलिटी का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि सभी तक पहुँचें, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट मेरे से पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।